नमस्कार दोस्तों। बाकी अपन काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। एक साइंस वाला सेक्शन था जिसको मैंने थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं किया। एथिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्योग्राफी डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिटी भी कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स बचा है, हिस्ट्री बचा है। हिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और कुछ लोगों के सवाल थे कि सर ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कि कॉपीज़ तो मुझे टॉपर्स की मिल जाती थी जब मैंने तैयारी की, लेकिन उस टॉपर ने वो चीज़ लिखी क्यों है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, ये समझना, उसको उस तरीके से ही क्यों लिखा, ये मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैंने जब कोशिश की, मुझे लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आप लोगों को केवल कॉपी शेयर कर दूं और ये नहीं समझाऊं कि ये क्यों लिखा गया है, तो मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इट्स सब समहाउ लॉस, आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वो एक कहावत है ना, मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग मछली पकड़ना सीख जाएं और अपने हिसाब से बहुत शानदार, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे उत्तर तो फिर भी अच्छे नहीं हो सकते उतने, आप लोग और ज़्यादा बेहतर, मतलब एक्सेप्शनली वेल आंसर्स लिख के आओ। ठीक है, तो आज अपन चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चंस साइंस के हैं। देखो, साइंस ऑल दो कंप्लीट टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टच भी देना पड़ता है। वो कैसे देना पड़ता है, कुछ हर क्वेश्चन में नहीं दे सकते, ये मैं बता दूं आपको। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव टच कैसे देना है उसकी चर्चा करेंगे अपन। इसने यहाँ क्या पूछा, उत्प्रेरक यानी राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब कुछ लोग क्या लिखेंगे, सीधे सीधे कारक लिखना स्टार्ट करेंगे। मैंने नहीं लिखे, मैंने पहले डिफाइन किया कि उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं। लोग इन 6 पॉइंट को भरने के लिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और छठी लाइन कंप्लीट कर देंगे। मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैंने डिफाइन किया पहले उत्प्रेरक क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने पॉइंट लिखना शुरू किया और उसका क्या इंपैक्ट है उसको भी थोड़ा सा बड़ा लिखा है। इवन एक इक्वेशन भी लिख दी है जहां पर ये भी डिटेल में लिखा है कि कौन क्या है, क्या इंपैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें भी लिखी हैं। तो इससे कहते हैं कंप्लीट आंसर। ठीक है, इवन तुम्हें अगर उत्प्रेरक की डेफिनेशन यानी कैटलिस्ट की डेफिनेशन का कोई थिंकर याद आ रहा है, कोई साइंटिस्ट याद आ रहा है, तो ब्रैकेट में उसका नाम लिख सकते हो, तुम बिल्कुल लिख सकते हो। और इस चीज का प्रभाव पड़ता है, ऐसा मत सोचना नहीं पड़ता है। हर चीज, हर अच्छे काम का छोड़ो, हर हर काम का प्रभाव पड़ता है। चाहे बुरा काम हो तो उसका प्रभाव बुरा पड़ेगा। कर्म नियम है, एथिक्स में आएगा, तुम पढ़ोगे। कर्म नियम ही कहते हैं इसको, हिंदी इंग्लिश की एक ही बात है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है कि प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ, देखो यही एक्स्ट्रा है, हर कोई कारक ही लिख के आएंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या करके आओगे। पहली चीज, बहुत कम चांस है कोई इक्वेशन लिख के आएगा, क्योंकि इक्वेशन याद करना आसान नहीं। और ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट है, मैं समझता हूँ आपके लिए चैलेंजेस है, लेकिन डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। ठीक है, क्योंकि अरे मैं वो एंडोर्समेंट नहीं कर रहा माउंटेन ड्यू का, बट पॉइंट इज कि वो चैलेंजेस आपको ओवरकम करने ही पड़ेंगे। आप ये सोचो उसका कोई शॉर्टकट है या कोई और उपाय मिल जाए, नहीं है। कोई सक्सेस का एक्चुअली कोई शॉर्टकट नहीं है, सच्चाई यही है। ठीक है, अपनी रफ्तार, अपना तरीका बदल सकते हो, लेकिन शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट इज नॉट ए स्मार्ट वे, एक्सेप्टेड वे। चलो खैर, नेक्स्ट बात, दूर संचार का आर्थिक क्षेत्र में उपयोग। सीधे सीधे देख लो, 6 पॉइंट है। यहां देखो, मैंने आपको सब अभी तक जितने भी डिस्कस किए हैं, हर 5 नंबर के क्वेश्चन में मेरे 5 से ज्यादा पॉइंट हैं कि नहीं है। अब ये भी बात कर सकते हो, सर आप काम के पॉइंट लिखते हो नहीं लिखते हो, ये तो देखो आरपीएससी में मार्क्स आए हैं, तो इससे सिद्ध भी होता है कि काम के ही पॉइंट लिखोगे, ऐसा नहीं है। यहां से तुम देख सकते हो, आर्थिक समावेशन है, जैमत्र लिख दिया, और ये देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16। अब ये तुम्हें कोई है ना अलग से नहीं बताएगा, ये तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इधर उधर से लेके आनी पड़ेगी। ये देखो नीति आयोग, आर्थिक समृद्धि है। उसके अलावा क्या लिखा है, ऑनलाइन ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम में एफडीआई उभरना, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट। मेरे हर लाइन में एक ना एक एग्जाम्पल मैं देता ही हूं। आप देख रहे हो कॉपी, हो सकता है एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं हो सकता है एग्जाम्पल मतलब मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते हो, लेकिन मैंने तो यही समझा था कि यार मुझे कुछ एक्स्ट्रा करके आना है। हो सकता है मुझसे जो ऊपर बच्चे जो टॉपर हैं, बाकी 19 लोग, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा हो। मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ऐसा लिखा होगा, फिर भी उनके बहुत एक्सेप्शनली मार्क्स आए हैं। बट मेरा पैटर्न ये था कि यार मैं इसको ऐसे ही लिख के आऊंगा। द पॉइंट इज दिस, मुझे आंसरिंग ऐसे ही करनी है। तो फॉर्चुनेटली इससे मेरी नॉलेज भी थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ गई। आज की तारीख में नॉलेज मेरी कंपेरेटिवली थोड़ी अच्छी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी हैं, जीएसटी वगैरह। पता कहने का मतलब समझ रहे हो कि 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में ये एक बहुत बड़ा टर्म है, हर कोई नहीं लिखता। ये एक बहुत बड़ा टर्म है, हर कोई नहीं लिखता, क्योंकि याद ही नहीं आता।
याद रखना भी तो जरूरी है कि यार ये उसने कहा था। तो जब आप पूरी तल्लीनता से पढ़ाई में मग्न होते हो ना, तब आपको ये सब चीजें याद रहती हैं। ये आता है खाद्य जाल, ठीक है। फूड वेब का क्वेश्चन है, तो देखो सबसे पहले देखो एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, और सबसे बड़ी ताकत है अगर आप ये लिखो भी नहीं ना कहानी, ये अगर आपने डायग्राम बना दिया बहुत प्रॉपर तरीके से और लिखा है मैंने खाद्य जाल, तो वो समझ गया कि आपको आता तो है कि डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया सघन व जटिल पारिस्थितिकी तंत्र उतने ही मजबूत, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। इसको पॉइंट से भी लिख सकते हो, पहला पॉइंट डिफाइन कर दो, दूसरे पॉइंट में इसकी खासियत बता दो, 3 या 4। एक्चुअली इसको तुम यहाँ पे, अभी मेरे को तुरंत ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे कंटेम्प्रेरी मतलब आज की तारीख से भी जोड़ रहा हूँ कि आज की तारीख में जो खाद्य जाल है वो और ज़्यादा डिटेल्ड या फिर और ज़्यादा मिक्स हो गया है पहले की तुलना में अब। क्योंकि अब जैसे भारत की बात करूं, मांसाहार कंपैरेटिवली बढ़ गया, तो खाद्य जाल जो है ना थोड़ा सा सिस्टम में बदलाव हो गया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग भी तुम कह सकते हो, वैश्विक तापमान या जलवायु परिवर्तन, उसने इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट किया। तो एंड में तुम ये चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे। अभी जस्ट इमीडिएटली मेरा थॉट है कि इसको ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है। उसने केवल डिफाइनिंग पूछा है ना, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपकी अप्रोच क्या है, आप खाद्य जाल पढ़ क्यों रहे हो? अगर ऐसा होता तो 12th का बच्चा पास करवाते ना इससे, नहीं। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासक होने वाले हो, तो आप को क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपको दिखाना है कि मैं समझता हूं कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं इसको, इसका पर्पस क्या है। तो मुझे अपनी सोसाइटी से इस चीज को रिलेट करके लिखना चाहिए, कंक्लूड करना है। हो सकता है ये मुझे वहां पे याद आ गया और मैंने मेंस में सही से करके आऊं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर केमिकल वेपन्स। ये हम लोग के सिलेबस में था, लेट्स सी कि आपके सिलेबस में रहता है कि नहीं रहता है। और इनके उपभोग को रोकने हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो हथियार को जो डिफाइन किया मैंने, किसके हिसाब से डिफाइन किया? रासायनिक हथियार अभिसमय 1993। हर कोई ऐसे नहीं करता है, यही डिफरेंस, दीज थिंग्स मेक्स डिफरेंस फ्रॉम अदर अन्य कॉपियों की तुलना में आपकी कॉपी और अन्य कॉपी में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पेपर 2 जो था उसमें मैं 30 मार्क्स के ज़्यादा छोड़ के आया हूँ, और उसमें मेरे 102 मार्क्स हैं, मतलब 102 आउट ऑफ 170 हैं। तो इसका मतलब जो मेरा, अगर शायद मैं 30 मार्क्स और करके आता तो शायद 115 मार्क्स हो जाते हैं। खैर इट इज़ इररिलेवेंट, इसकी बात करना मतलब नहीं। लेकिन द पॉइंट इज, अच्छे लिख के आंसर आप आते हो तो उसके मार्क्स मिलते हैं आपको, दिस इज फॉर श्योर, ये बदलता नहीं है, ठीक है। फिर उसको मैंने 4 भागों में बांट दिया कि क्या क्या होते हैं। देखो क्या है, इसका मतलब है 10 मार्क्स का है ना, तो ये 3 मार्क्स का है और ये 7 मार्क्स का, ऐसे डिवीजन मानो लगभग। हर आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में देखना पड़ेगा किस किस का वेटेज कितना है। मैं शायद पहले भी कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसमें मैं समझाया होगा आपको कि कुछ लोग हो सकता है इसको 5-5 नहीं है, एक क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं हो 5-5 क्यों, जरूरी नहीं वो 4-6 क्यों, 3-7 भी हो सकता है। क्योंकि जब इसने डेफिनेशन ही पूछी ना, तो ये 3-7 का ही होगा। अगर यहाँ कुछ बड़ा पूछता, जैसे कि वर्तमान समय में अभी तक क्या क्या चैलेंज, क्या प्रयास किए जा रहे हैं या फिर क्या प्रयास किए गए हैं, वर्तमान में क्या चैलेंजेस हैं और क्या किया जाना चाहिए, इन सबको आप 3-3 मार्क्स में डाल सकते हो। अगर 3 सेगमेंट हो जाते हैं इस क्वेश्चन के, तो ऐसे किया जा सकता है। बट जब प्रयास का, मेजर प्रयास का वर्णन है, तो आपको ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। मैंने चारों तरीके के बता दिए, किस किस तरीके के ये जो रासायनिक हथियार होते हैं वो होते हैं। और फिर मैंने कितने पॉइंट बताए? 5 पॉइंट। तो मेरे हिसाब से इसमें मुझे शायद मिलेंगे 6 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, 6 मार्क्स। क्योंकि 2 मार्क्स में इसमें अपने आप को देता 3 में से 2, और प्रयासों में मैं देता 7 में से 4 मार्क्स लगभग, इससे ज़्यादा नहीं देता। क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3, वैसे हाँ एक चीज़ और देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्या क्या है। 1899 में हेग कन्वेंशन का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। 1925 का जिनेवा प्रोटोकॉल जो है उसका नाम लिख दिया। 1993 में जो रासायनिक हथियार अभिसमय है कन्वेंशन है, जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन जिसकी लिखी उसका भी नाम लिख दिया मैंने। इसके अलावा जो निषेध संस्थान है उसका भी नाम लिख दिया, और शांति का नोबेल पुरस्कार उसको मिला है ये तक बता दिया मैंने। विभिन्न मीटिंग, बस ये सब फालतू की बातें कर दी मैंने घूम फिर के। ये तो फालतू की बात है, लास्ट वाला तो फालतू का पॉइंट है एक्चुअली, सही बताऊँ तो मुझे कुछ आ नहीं रहा होगा इसका मतलब उस टाइम पे तो मैंने ये लिखा होगा। तो समझ रहे हो आप? ये देखो, ये 4 जो पॉइंट लिखे ना, ये 4 इंपॉर्टेंट है। हर कोई ये नहीं लिख के आता, यही अंतर है। वो प्रयास के ज्ञान तो लिख देगा, लेकिन ये कब कब कैसे कैसे हुआ ये लिखना जरूरी है। और यही आपको आपका प्रशासनिक डायमेंशन तो यही है कि कन्वेंशन करना, मीटिंग करना, उसका फील्ड पे कैसे उतारना है, वो यही तो स्टेप है।
समझ रहे हो? सिविल सर्विसेज का डायमेंशन क्या है? आप पॉलिसी तो बनाने जा रहे हो, तो पॉलिसी क्या बनी उस चीज के लिए, या फिर क्या जो प्रोग्राम है वो क्या बना उस चीज के लिए, ठीक है? और अच्छा लिख सकते हैं इस आंसर को, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली वेल आंसर नहीं है, इसमें 2-4 पॉइंट और लिखे जा सकते हैं, अच्छा, और प्रयास के नाम पे क्या क्या प्रयास किए गए हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान रखना। और ये देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया मैंने, ये एक स्पेशल पुट अभी भी जस्ट मेरे को दिखाई कि इसका हस्ताक्षरकर्ता कौन है और कब पुष्टि की 2009 में, इसको भी अंडरलाइन कर देना चाहिए था मुझे, ठीक है? तो अंडरलाइन भी करते रहो चीज़ों को। तो मेरे ख्याल से साइंस का थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हुआ कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उस पर है ये जल शुद्धिकरण है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन डायग्राम बना के हो, जहां भी कोशिश हो। देखो यहाँ पे भी एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे भी एक डायग्राम बना हुआ है, साइंस है, ज्योग्राफी है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बिना डायग्राम के अधूरे से लगते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि बिना डायग्राम अगर मैं साइंस का आंसर लिख के आ रहा हूं तो उसका वो क्रक्स नहीं है, ठीक है? और मेरे ख्याल से जहां तक है WHO का भी नाम लिख दिया, खैर ये सब बातें मैं बाद में देखेंगे अपन। आज लगभग सभी जो इंस्टीट्यूट है उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई। आई होप कि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया होगा। काफ़ी ज़्यादा मेल आ गए हैं एक दिन में ही, तो मैं धीरे धीरे रिप्लाई करूँगा, ठीक है? और उनको रिप्लाई करना, लिखना, इट्स ए लेंदी प्रोसेस, इट विल टेक सम टाइम। हो सकता है मैं किसी से बात ही कर लूँ, फ़ोन कर लूँ, जैसा भी है। तो आई होप बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और बहुत शानदार पढ़ाई करो, लगे रहो, रुकना नहीं। बल बार बार कह रहा हूँ मैं, रुकना नहीं है, गिरो पढ़ो चढ़ो, वो है ना वो टेम्पल रन वाला जो गेम आता था, क्योंकि रुकते ही पीछे से जो राक्षस आ रहा है वो आपको खा लेगा। और वो राक्षस क्या है? सिलेक्शन ना होना, फ्लो टूट जाना, सबसे टफ टास्क है। फ्लो टूट गया तो आपको हार्म हो जाएगा, फ्लो मत टूटने देना, फ्लो टूटने से बचाना है हमेशा। आरपीएससी अपने आप कई बार खेलती है और वो खेलती रहेगी, लेकिन आपका फ्लो नहीं टूटना चाहिए, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।